टीपू सुल्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि जब वो अंग्रेज़ों से लड़ा तो अपनी बहादुरी की करतब दिखाते हुए शहीद हुआ। लेकिन क्यों हुआ था? मीर जाफ़र, मीर सादिक, कई सारे ऐसे गद्दारों के नाम आपके सामने आए थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की। ऐसा ही यूएई के बारे में आपको बताने आया हूँ। यूएई, ये दुबई है ना, अबू धाबी, सुनते हैं ना आप। इसके बारे में खबर आई है यमन की तरफ से। उन्होंने बाकायदा अल जज़ीरा पर खबर छापी कि यूएई किराए के गुंडों से, किराए के हथियारों से शिप पर, यानी कि उन पर हमला कर रहा है जो वहाँ पर गुजरने वाले रेड सी के अंदर जहाज़ हैं, और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है यमन पर। यमन का कहना है कि हम जो भी हमला करते हैं खुलकर बताते हैं, साफ बताते हैं और फ़ख्र के साथ बताते हैं। लेकिन दरअसल इसराइल के अलावा दूसरे जहाज़ों पर जो हमला हो रहा है उसमें यूएई का हाथ है। अब यूएई क्यों चाहता है? चूँकि उसकी नज़र, दर्शक दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका कि उसकी नज़र जो है बाबल मंदब पे एक ज़माने से है। वो चाहता यह है कि दुनिया का अंदर जो बहुत बड़ा एक हिस्सा ट्रेड का बाबल मंदब से गुजरता है वो उसके बंदरगाह से गुजरे। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमन ने क्या कहा और गाज़ा के हालात क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी देर बने रहिए। ईरान और सऊदी अरब की बढ़ती हुई घनिष्ठता वो भी आपको पता चलेगी। और सऊदी ने भी अमेरिका को थोड़ा वार्न किया है कि ये बाकी गाज़ा के अंदर नहीं, जो सीरिया में हिजबुल्लाह के अंदर जो रेसिस्टेंस है इस पे हमला करने से बाज आए। मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर खबर लगाता हूं कि क्या क्या हुआ है। पहले तो आप ये देखिए, यमन मिनिस्टर जो है यमन के इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि अवर इंफॉर्मेशन है, हमारे पास खबर है, यूएई इज सीकिंग रिक्रूट मर्सेनरीज, मर्सेनरीज बोलते हैं किराए के गुंडे, समझ गए, टू फॉर टारगेट शिप इन द अरब एंड रेड बहरीन कंफ्यूज अस, और हमें बदनाम करने के लिए इस काम को कर रहा है। यूएई चाहता है कि यमन का नाम बदनाम हो ताकि अमेरिका और यूके उस पर हमला करें और हमेशा के लिए इस यमन की बंदरगाह को हमारे पास आ जाए। ये यूएई का शुरू से प्लान है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नक्शे के मुताबिक ये दो जगहें ऐसी हैं दोस्तों। एक तो बाबल मंदब जो आपको घेरे में दिखाई दे रही होगी, यमन इसके बराबर में है। यमन की दरअसल सरहद जो है वो एक तरफ तो लगती है सऊदी अरब से और दूसरी तरफ पीछे की तरफ देखेंगे तो ओमान की। ओमान से ऊपर देखेंगे यूएई, और इसका पूरा रास्ता जो सेंट ऑफ है ये जाता है यूएई। यूएई यहाँ से ट्रेड करता है और दुनिया का बहुत बड़ा तेल का हिस्सा इधर से गुजरता है। उसका मतलब यह है कि पानी से घूम करके ओमान को पार करते हुए यमन का जो ये बाबल मंडप है, जो ऊपर देखेंगे रेड सी और ऊपर जो है मिस्र और इसराइल, तमाम जगहों से गुजरता है। इस रास्ते के बिना काम बन नहीं पाता। इस वो बंदरगाह को अपने अंदर मिलाना चाहता है। और मैं आपको बताऊं, ये खबर जो है वाशिंगटन पोस्ट की है कि जो अमेरिका का सेक्रेटरी था डिफेंस जेम्स मैटिस, वो बेसिकली यूएई के लिए काम कर रहा था यमन वार में। यमन वार के दौरान वो एडवाइज़र का रूप जो है उसका इख्तियार कर रखा है। और यूएई की ये घटना है। अब यूएई जब चाहेगा कि यमन ख़त्म हो जाए, सऊदी अरब चाहेगा यमन ख़त्म हो जाए, चूँकि भविष्य में ये गरीब मुल्क जो कहत का शिकार है, पूरा पेट रोटी नहीं खा पाता है, वही तो दरअसल बोला है। गाज़ा के अंदर जो मुसलमान मर रहे हैं बेकसूर, बच्चे महिलाएं, इसके ऊपर बताइए कौन बोला है? 57 मुल्क इस्लामी उनके बारे में आपको मालूम है। असल में जब दुनियावी सहूलियतें ज़्यादा हो जाती हैं तो इंसान जो है ना, दरअसल वो एक काहिली की तरफ जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। गाज़ा के अंदर जो लड़ने वाले लोग हैं वो लोग सुबह को जाते हैं इसराइल, मिस्र जाते थे परमिट लेकर के, शाम को काम करके गुर्बत में अपना मजदूरी करके आते थे और अपने बच्चों को पालते थे। लेकिन अब ईमान का जज्बा ये देखिए कि वो अकेले बेयारो मददगार लड़ रहे हैं और दुनिया की बहुत बड़ी ताकत उनके सामने और घुटने टेक रही हैं। बराबर मैं आपको बताऊं, हमास के लड़ाके गाज़ा के अंदर फतेह के करीब जाते जा रहे हैं। वो आता है नो डाउट, अपने विमानों से हमला कर देता है, लेकिन वहाँ लड़ाकों के हौसले कम नहीं है। इसराइल को सबसे बड़ा नुकसान गाज़ा की धरती पे चल रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ 3 दिन हो गए लगातार ज़बरदस्त हमले हैं। इसराइल ने भी बहुत बड़ा हमला किया और हिजबुल्लाह ने आज सुबह बहुत बड़ा इसराइल के अंदर हमला किया। इसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। तो गाज़ा के लोग भूखे पेट थे, लड़ बैठे। वेस्ट बैंक में आ जाइए आप। वेस्ट बैंक वो भी फ़लस्तीनी है, लेकिन चूंकि उनका जीवन यापन थोड़ा सा बेहतर है गाज़ा के मुसलमानों के बामुकाबले, नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुनिया से खुले हुए रास्ते हैं,
कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो अब उनका हाल ये है कि अब उन पर जो पिटाइयाँ हो रही हैं, उनके पास हथियार नहीं है। रफ़ा बॉर्डर पर कल मैंने आपको बताया था कि वीडियो ऐसा था कि रफ़ा बॉर्डर पर जो 19 लाख मुसलमान फ़लस्तीनी हैं इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक पर तमाम लोगों से कि हमें आप हथियार दे दीजिए, हम जो हैं लड़ना चाहते हैं। अब वेस्ट बैंक के मुसलमान भी इसीलिए मारे जा रहे हैं, उनके पास तो हथियार ही नहीं है। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, सऊदी मुल्क क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें अपनी बादशाहत, अपनी ऐशो इशरत की परवाह है। और ये हूती जो भूखा है, कमज़ोर है, बहुत छोटी सी अर्थव्यवस्था है, दुनिया से कटा हुआ मुल्क है, वो ईमान के जज्बे के साथ लड़ रहा है। अब से पहले उसने शिप पर हमला क्यों नहीं किया? जब गजा पे आपने मुसलमानों को मारा है तभी तो उसने हमला किया है। बहरहाल ईरान की तरफ से उसको कुछ मदद ज़रूर मिल रही है ऐसा बताया जाता है, लेकिन फिर भी कोई अपने देश को तबाह बर्बाद क्यों कराएगा? लेकिन वो कूद गया, चूंकि भूखा था ना, उसके नीचे भी तेल निकल आया, उसके भी हालात तुम जैसे हो गए। माशी हालात अच्छे हो जाएंगे तो हो सकता है, पर आप भी ना कर पाएँ। ये तो ईरान जैसा जज्बा होना चाहिए कि एक तरफ वो माशी एतबार से भी मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ वो ईमान की बात भी करता है। खैर, अब आपको मैं बताता हूँ कि डिप्टी यूएस का जो डेलीगेशन है सिक्योरिटी, उसने कहा कि ईरान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हूसियों को वेपन दे यूज टू अटैक शिप इन रेड सी। वो ईरान के बारे में साफ कह रहा है। लेकिन अंसारुल्लाह ने कह दिया कि अब्दुल मलिक हूती ने कहा है कि अरब जो इस्लामिक है कंट्री हैव मैनी प्रेशर कार्ड दैट कैन बी यूज्ड। अरब के पास अभी तक, मैंने कहा था अमेरिका ने भी पूरे अपने टूल इस्तेमाल नहीं किए जो प्रेशर डाल देता वो इसराइल पर, लेकिन अरब भी पूरी तरह से अपनी ताकत के मुताबिक प्रेशर नहीं डाल रहा है यूएस पर, अब से इसराइल पर जो वो हमला रोक दे। चलिए खैर, ये मैं आपको बताऊं, कुछ हमलों की बात भी मैं आपको दिखा देता हूं। यमन पर भी हमला हुआ है, उसके जवाब में उन्होंने बात भी की है। यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, इन्होंने अमेरिका को रिस्ट्रिक्ट किया, कहा कि आप जो एयर स्ट्राइक लॉन्च कर रहे हैं एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस के खिलाफ, इसको रोक दीजिए। ये एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? ये मैंने बताया आपको, हिजबुल्लाह और सीरिया और इराक, यहाँ जो आपस में जुड़े हुए लोग हैं, इनकी आपस में एक गठबंधन है जैसे नेटो का है। एक पर हमले का मतलब सब पर हो जाता। तो इनके बारे में कतर, यूएई, ओमान ने कहा है, कुवैत ने, कि अमेरिका से कि इन पर हमला ना कीजिए, यानी कि आप जो है दूसरे लोगों पे हमला कर सकते हैं। इसराइली मीडिया का बयान देखिए आप, बहुत मजबूत, लूजिंग द सेंस ऑफ द सिक्योरिटी बेस। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है वहाँ पर वो लोग बेसिकली अपने हेडक्वार्टर्स में मशवरा नहीं कर रहे हैं, वो जाकर जंगलों में मशवरा कर रहे हैं। ये इसराइली आर्मी का बयान है। इसराइली जो प्लेन है उसको मार गिराया हिजबुल्लाह ने। हालांकि इसराइल का कहना है कि वो अपना आप क्रैश हुआ है, लेकिन लेबनान के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, टेक्निकल रीज़न नहीं है, ये हमारे लोगों ने इसके प्लेन को मार गिराया। और बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है, इसराइली मीडिया छापता है कि हिजबुल्लाह हैज़ बिन बिटवीन 150 से लेकर 200,000 मिसाइल मार रहा है वो रोज़ाना, और उसकी कैपेसिटी जो है वो 1500 मिसाइल पर डे की है। अब अगर 1500 मिसाइल रोज़ाना मारने लगे तो इनका जो ये आयरन डोम है और ये तमाम जो इनके डोम्स हैं वो कहाँ तक रोक पाएंगे? बहुत तेज़ी से हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई दोस्तों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ने का मतलब ये समझ लीजिए कि ये लड़ाई किसी भी वक्त गलत एक ऐसा इख्तियार कर लेगी। इसराइल की तरफ से खबर देख लीजिए कि इसराइली वॉर प्लान बिगिन एक्सटेंसिव अटैक ऑन सदर्न लेबनान। उसने भी बड़े तेज़ हमले किए हैं और लेबनान के अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ, कुछ लोग सिविलियन मारे भी गए हैं। लेकिन वहाँ का जो नुकसान है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, चूँकि वो वहाँ से आता नहीं है। अब मैं आपको कुछ खबरें और दिखा देता हूँ। ये खबरें जो हैं बेसिकली ताज़ी खबरें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हेड ऑफ द रिपब्लिक अथॉरिटी रेडियो टेलीविज़न यमन ने बताया कि यमन की जो आर्म फोर्स है ऑपरेशन कर रही हैं वो रेड सी पर रिस्पांस जो इसराइल पर गाज़ा में हमला चल रहा है उसके मुताबिक वो हमला कर रहे हैं। और ख़बर देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मेरे हाथ आई थी, वो ट्रूस के मुतालिक थी, मतलब थोड़ा सा पॉज हो सकता है। इसराइल ने कहा कि 30 दिन का मैं जो है समय दे सकता हूँ, कुछ आप ट्रक भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह की कोई बात चल रही है। मैंने कहा था मिस्र में बातें चीज, लेकिन ये खबरें मैं बहुत खुश होकर आपको इसलिए नहीं देता क्योंकि अक्सर इनका रिजल्ट सही नहीं निकलता, फिर मुझे भी तकलीफ होती है बाद में। तो उसमें क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं क्यूबन, उन्होंने भी कहा कि ये जेनोसाइड चल रहा है पूरी तरीके से इसराइल का। दुनिया के अंदर कई जगह ऐसी हैं कि इन्होंने कहा कि ये जो है इसराइल बहुत गलत कर रहा है। इसराइल फोर्स पैलेस्टीन, ये छोड़ दीजिए खबर, लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। राफा बॉर्डर पर भी है काफ़ी बड़ी खबरें, वहाँ पर भी वो हमला कर रहा है। ये देख लीजिए खबर, वो है शायद अल मायादीन ने छापा है इसको, कि इसके अंदर बताया ये गया है कि जो पैलेस्टीनी रेसिस्टेंस है
हमास वगैरह हैं, इन्होंने बताया कि सीज फायर डील कुड लास्ट 30 डेज वाइल ही थर्ड डज नॉट हैव स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। मतलब तीसरी जो सीज फायर होगी उसका तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन 30 दिन की सीज फायर हो सकती है। इसके बदले में वो जो है हॉस्पिटल्स की दवाइयाँ रिबिल्डिंग हो जाएंगी और बाकायदा जो है कुछ फ़्लाइट्स वगैरह आने जाने शुरू हो जाएंगी। 500 ट्रक गाज़ा के अंदर डेली आ जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है। अगर ये जामा, इसको मैं कह सकता हूँ, इसको जो अगर पहुंचा दिया गया पाए तकमील तक, तब जाके माना जाएगा। एक खबर और छापी अल मायादीन ने कि 30% स्कूल जो है गाज़ा के अंदर वो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। बहरहाल हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी खबर दोस्तों ये है, बहुत ज़बरदस्त हमला किया गया है। 150 से 200 मिसाइल एक साथ मारे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि यूएई का मुनाफिकाना रवैया यमन ने बताया दुनिया को कि दरअसल ये खुद किराए के गुंडों से हमले करा रहा है बहरे अहमर में, और इल्ज़ाम लगाता यमन पर, जबकि यमन का बोलना यह है कि हम जो भी हमले करते हैं खुलकर बताते हैं। आज भी उन्होंने हमला किया है अमेरिकन वारशिप पर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।